नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन की भूमिका, कैसे जिला प्रशासन काम करता है, विभिन्न विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। जिला प्रशासन क्या है? जिला प्रशासन समझिए। तो देखिए भाई, सिंपल सी बात है। इस देश में एक कहावत है कि तीन ही लोग सबसे पावरफुल होते हैं इस देश में। कौन कौन भाई? तो सबसे पहले होते हैं पीएम, ठीक है। फिर इसके बाद कौन होते हैं? सीएम, और उसके बाद कौन होते हैं? डीएम। क्लियर? तो एक कहावत है कि हमारे देश में तीन ही लोग सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, और कौन कौन है वो? पीएम, सीएम और डीएम। ठीक। पीएम कहाँ रहते हैं भाई? तो ये केंद्र स्तर पे रहते हैं, ठीक है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर राज्य के कर्ता धर्ता और सब कुछ कौन होते हैं भाई? आपके सीएम। ठीक। जिस प्रकार केंद्र के कर्ता धर्ता कौन है? पीएम साहब हैं, वैसे ही राज्य के कौन है? सीएम साहब हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे आगे तो डीएम साहब जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई? जिला के प्रमुख अधिकारी होते हैं, और जिला के क्या होते हैं? कर्ता धर्ता। ठीक। तो ये तीन लोग हैं जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं भाई। पीएम जो होते हैं केंद्र में, सीएम जो होते हैं राज्य में, और डीएम जो होते हैं वो कहाँ पे? जिला पे। क्लियर? तो ये तीन ही हैं प्रमुख। अब देखिए, हम इनको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा किसको पढ़ेंगे? जिला के बारे में। ठीक। जिला में देखेंगे कैसे जिला काम करता है, जिला प्रशासन की भूमिकाएं क्या है, कैसे विभिन्न विभागों के मध्य ये सामंजस्य स्थापित करता है, इन सब को हम देखेंगे। तो समझिए, सबसे पहले अब जिला प्रशासन की जब बात चलती है, अगर मैं बात कहता हूँ जिला प्रशासन की, किसकी? जिला प्रशासन, ठीक है। जिला प्रशासन की जब बात आती है तो आप समझिए जिला प्रशासन का रोल जो होता है वो दो चीज़ों के लिए होता है भाई। सबसे पहले राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। राज्य के किसके रूप में? प्रतिनिधि के रूप में। क्लियर? राज्य के प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि राज्य सरकार के जितने भी कार्य हैं या जो भी मंशा है राज्य सरकार की, वो किसके माध्यम से पूर्ण होगा? तो जिला प्रशासन के माध्यम से। क्लियर? तो जितने भी राज्य में जो भी राज्य की मंशा है या राज्य सरकार की जो इच्छा है, वो इच्छा किसके माध्यम से पूर्ण होगी? जिला प्रशासन के माध्यम से। ठीक। और राज्य शासन और लोगों के बीच, जनसाधारण के बीच, किनके मध्य? जनसाधारण के मध्य एक क्या है भाई? कड़ी है। इन दोनों को जोड़ने का एक कड़ी कौन सा है? जिला प्रशासन। हमने बोला कि राज्य शासन की या राज्य सरकार की जो भी मंशा है लोगों के लिए काम करने की, इस काम को किसके माध्यम से कराया जाएगा? जिला प्रशासन। तो इस प्रकार जिला प्रशासन दोहरा दायित्व निभाता है। एक तो होता है राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, और दूसरा होता है जनसाधारण के बीच क्या करना? एक लिंक उपलब्ध कराना, एक पुल बनाना। ठीक है। राज्य सरकार और जनसाधारण के बीच क्या करना? एक पुल बनाना। क्लियर है? ये हो गया जिला प्रशासन की भूमिका के बारे में। अब आगे देखेंगे कि कैसे जिला प्रशासन काम करता है। क्लियर? तो देखेंगे। अब देखिए, जब जिला प्रशासन की बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से विभाग हैं जिला प्रशासन में। तो देखिए, मोटा मोटी मैं विभाग बता रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी विभाग है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक। तो सबसे पहले आता है भाई जिला प्रशासन में कौन सा विभाग? राजस्व विभाग। फिर आ जाता है आपका कौन सा? पंचायत विभाग। देखिए, रेवेन्यू कलेक्ट करना, रेवेन्यू जनरेट करने के काम किसका है भाई? राजस्व विभाग का। इसके अलावा पंचायत विभाग है। इन पंचायत विभाग का काम है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करना? विकासात्मक कार्य करना। ठीक। जितने भी विकास के कार्य हैं वो किसके माध्यम से होंगे? तो ये होगा पंचायत विभाग के माध्यम से। किसके माध्यम से? पंचायत। कौन सा काम? विकास का काम। राजस्व विभाग नाम से ही पता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए है ये। ठीक है, रेवेन्यू के लिए है। जितने भी टैक्स वगैरह लगते थे भूमि पे, ये सब किसके माध्यम से? राजस्व विभाग के माध्यम से। क्लियर? अब देखिए, इसके अलावा अन्य बहुत सारे विभाग हैं, लाइन से देखते जाते हैं कौन कौन से क्या क्या काम करते हैं। आबकारी विभाग आपको पता ही है सभी को। ठीक है। इसके बाद है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग क्या करती है भाई? सुरक्षा के लिए है। ठीक है। सुरक्षा के लिए कौन सा है? पुलिस विभाग। कृषि विभाग देखेंगे तो हमारा राज्य जो है कैसा है भाई? कृषि पर आधारित है, इसलिए इस विभाग का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक। कौन सा विभाग? कृषि विभाग। आगे देखेंगे आदिवासी विकास। तो आदिवासी विकास विभाग की ये है भाई, समझिए कि यहाँ पे क्या होगा? बस्तर जैसे क्षेत्र में, कहाँ पे? बस्तर जैसे क्षेत्र में देखेंगे तो क्या होता है भाई? यहाँ पे
ट्राइब्स बहुत ज़्यादा हैं और इस ट्राइब्स के होने की वजह से इस विकास विभाग का बहुत ज़्यादा रोल होता है। किनके विभाग का? आदिवासी विकास विभाग का। ठीक है, तो इस आदिवासी विकास विभाग में क्या होगा, हमारे जितने भी ट्राइब्स हैं इनके लिए क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे जब हम देखते हैं तो अगला है कौन सा भाई? आपका शिक्षा विभाग। तो किसी भी जिला में क्या होता है? शिक्षा के लिए कार्य करने वाला विभाग कौन सा है? आपका शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट। क्लियर। फिर इसके आगे देखेंगे लोक निर्माण विभाग, इसे को बोलेंगे PWD। इस विभाग का काम क्या है भाई? निर्माण कार्य। क्या है भाई? निर्माण कार्य। क्लियर है। तो इसके अलावा देखेंगे वन विभाग। तो हमारे यहाँ भाई 40% से अधिक छत्तीसगढ़ में क्या है? वन क्षेत्र है। तो इस वन का क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, इसका क्या करना? और बढ़ावा देना। ये सब काम किसका है? वन विभाग का। ठीक। और इन सभी के मध्य सामंजस्य स्थापित कौन करता है? जिला प्रशासन। और जिला प्रशासन के प्रमुख कौन होते हैं भाई? कलेक्टर साहब। कौन होते हैं? कलेक्टर। क्लियर है। अब लाइन से देखते जाते हैं कि कौन से विभाग में कौन कौन से अधिकारी होते हैं और वो अधिकारी कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, क्योंकि भाई कलेक्टर साहब जो होते हैं वो जिला प्रशासन के सबसे प्रमुख होते हैं और साथ ही साथ राजस्व विभाग के क्या होते हैं? हेड होते हैं। ठीक। अब देखिए कलेक्टर साहब के भाई 3 काम होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। मुख्य रूप से 3 काम तो बहुत सारे हैं लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 3 काम होते हैं भाई। सबसे पहले चूंकि ये कलेक्टर है, नाम से ही पता है कलेक्टर, कलेक्टर का मतलब क्या करना? कलेक्ट करना। ये पुराना नाम है भाई। तो कलेक्ट करना, और क्या कलेक्ट करेंगे भाई? तो रेवेन्यू। तो ठीक है, अगर राजस्व विभाग की ओर से काम करते हैं कलेक्टर साहब तो इनका नाम क्या हो जाएगा? कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर। दूसरा आ जाएगा DM बोलते हैं इन्हीं को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगर ये लॉ एंड ऑर्डर की बात चलेगी, लॉ एंड ऑर्डर की बात चलेगी जिले में, तब ये क्या कहला जाएंगे? DM कहलाएंगे। ठीक। तीसरा आ जाएगा सभी विभागों के मध्य क्या स्थापित करना? समन्वय स्थापित करना। तो देखिए ये 3 कार्य हैं मूल रूप से। पहला, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए क्या कहलाएंगे? कलेक्टर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? DM। और सभी विभागों के मध्य क्या स्थापित करेंगे? समन्वय। क्लियर है। ये 3 कार्य हैं भाई कलेक्टर साहब के। ठीक। अब देखिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सबसे हेड हो गए कलेक्टर साहब। मैं लाइन से बताते जा रहा हूँ ना, याद रखिए। इसी से देखेंगे कलेक्टर साहब। कलेक्टर साहब के नीचे कौन आ जाएंगे? देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको छोड़ते जाऊँगा, है ना, क्योंकि एक एक अगर मैं लूँगा पूरे पद सोपान में एक एक चरण को लूँगा तो बहुत लंबा बनेगा लिस्ट। इसलिए मैं मेन को लूँगा जिसको आप जानते हैं और उसको आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले कलेक्टर साहब, फिर होते हैं SDO। ठीक है, SDO बोला मैंने ना, SDM नहीं बोला, याद रखिए ना। यहाँ पे क्या है, हम राजस्व विभाग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राजस्व विभाग में सबसे पहले कलेक्टर साहब, फिर इसके नीचे SDO। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर किसका? रेवेन्यू। क्लियर। तो डिप्टी कलेक्टर लेवल के हमारे अधिकारी रहते हैं, वो कहाँ बैठते हैं? यहाँ पे। कई बार IAS अधिकारी भी बैठते हैं यहाँ पे। किसमें? SDO रेवेन्यू। ठीक है, फिर इसके नीचे आ जाते हैं तहसीलदार, नायब तहसीलदार। क्लियर है। फिर इसके नीचे आ जाएंगे कौन? आपके RI। फिर इसके नीचे आ जाएंगे कौन? पटवारी। फिर इसके नीचे कौन आ जाएंगे? कोटवार। ये है भाई हमारा क्या? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का पूरा हायरार्की। क्लियर है। तो लाइन से एक बार देखते हैं, जब कलेक्टर की बात चलती है, कलेक्टर की, तब वो कौन सी विभाग से बिलोंग करेंगे भाई? राजस्व विभाग से। उसके नीचे होंगे SDOR, फिर होगा NT तहसीलदार, फिर हो गया RI, पटवारी, कोटवार। ये क्या है? हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पूरे अधिकारी हैं। अगर बात आती है DM की, ठीक है, DM मैंने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है जिले में। जब वो DM कहलाते हैं तब इनके नीचे कौन आ जाएंगे? जो SDO थे वही अब क्या कहला जाएंगे? SDM। देखिए दोनों एक ही व्यक्ति हैं। यहाँ पे कलेक्टर DM एक ही व्यक्ति हैं, SDO SDM एक ही व्यक्ति हैं। और इसके नीचे फिर आ जाएंगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्लियर है। कार्यपालक दंडाधिकारी। तो यहाँ पे देखिए अगर ये नॉर्मल टाइम पे अगर रहेंगे, रेवेन्यू अपने जो मूल काम है उसको करेंगे, तब ये कहलाएंगे। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो ये कहलाएंगे। क्लियर। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो कलेक्टर साहब का नाम चेंज होकर के क्या हो गया? DM हो गया। इसके बाद जब SDO साहब है उनका नाम क्या हो गया? SDM हो गया। और तहसीलदार, नायब तहसीलदार का नाम क्या हो गया? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक दंडाधिकारी। क्लियर है। ये हो गया हमारे पूरा क्या? रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हायरार्की। ऐसे ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट काम करता है। जैसे आप देखेंगे
जब भी लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी तो ये तीनों का काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जिले में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। ये हो गया पूरा राजस्व विभाग का। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एसडीओ अलग है, एसडीएम अलग है, तहसीलदार नायब तहसीलदार अलग हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अलग हैं, कलेक्टर अलग हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अलग हैं। हालांकि ये एक ही व्यक्ति होल्ड करते हैं इन सबको, लेकिन उनका दायित्व जो रहता है या कार्य करने का तरीका रहता है वो क्या होता है, अलग रहता है। जो कार्य की प्रकृति बदलने से इनका नाम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्लियर है? ये हो गया आपका पूरा क्या, राजस्व विभाग। क्लियर? चलिए अगला विभाग देखते हैं, लाइन से देखते जाते हैं। हमने पहले कंप्लीट कर लिया कौन सा, राजस्व विभाग। चलिए दूसरा देखते हैं हम, शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग मैंने पहले बताया, जिले में शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी कार्य होंगे उन सब कार्यों को करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, शिक्षा डिपार्टमेंट की। और इसके हेड कौन होते हैं भाई, तो कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, डीईओ। क्लियर है? जिला स्तर पे बैठेंगे डीईओ, इसके नीचे कौन बैठेंगे भाई, और ब्लॉक लेवल पे आ जाएंगे तो क्या आते हैं, बीईओ। ठीक है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। क्लियर? तो यहाँ पे होंगे डीईओ और ब्लॉक स्तर पे कौन होंगे, बीईओ। ठीक, और उसके नीचे और भी होते हैं, एबीईओ वगैरह होते हैं, उन सबको हम नहीं जाएंगे। क्लियर है? ये हो गया आपका शिक्षा विभाग। अब अगला देखते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग, आपका लोक निर्माण विभाग। ये निर्माण संबंधित पूरे कार्यों को करते हैं और इसके हेड होते हैं ईई, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। क्लियर? इसके नीचे होंगे एसडीओ, किसका, पीडब्ल्यूडी। जैसे यहाँ पे एसडीओ क्या आते हैं, रेवेन्यू थे, सब डिवीजन में काम करने वाले जो अधिकारी हैं उसको एसडीओ बोला जाता है। तो यहाँ पे एसडीओ क्या होंगे, पीडब्ल्यूडी। और इसी के नीचे क्या हो जाएंगे भाई, सब इंजीनियर भी होंगे। ठीक, ये हो गया आपका क्या, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। क्लियर है? फिर आगे देखेंगे अपन कौन सा, वन विभाग। वन विभाग का पूरा कार्य क्या है भाई, वन से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन सबको करने की जिम्मेदारी किसकी है, वन विभाग की है। और वन विभाग के हेड कौन होते हैं, डीएफओ साहब। क्लियर है? डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर। इसके नीचे कौन होंगे भाई, तो एसडीओ। जैसे यहाँ पे एसडीओ पीडब्ल्यूडी, एसडीओ रेवेन्यू, वैसे ही एसडीओ कौन होंगे, फॉरेस्ट होंगे। क्लियर? फिर इसके नीचे कौन आ जाएंगे, आपके रेंजर। ठीक है, तो ये है वन विभाग। देखिए बीच में एसीएफ वगैरह बहुत सारे पोस्ट रहते हैं, उसको हम नहीं देखेंगे, जो मूल रूप से काम करते हैं मैं उसको बता रहा हूँ, है ना। तो वन विभाग में डीएफओ, एसडीओएफ और आपके कौन, तो रेंजर। क्लियर है? ये हो गया आपका राजस्व विभाग का, शिक्षा विभाग का, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सा, आदिवासी विकास। जब आदिवासी विकास की बात कही जाएगी तो खासकर बस्तर संभाग में इसका रोल बहुत ज़्यादा होता है भाई। बस्तर संभाग हो गया, या फिर ऊपर में देखेंगे तो कौन सा, सरगुजा संभाग। क्लियर है? इन दो जगह इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। अब समझिए, यहाँ पे जिला स्तर पे जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं, एसी ट्राइबल। कौन होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ ट्राइबल। ठीक है, सहायक आयुक्त कौन होते हैं, सहायक आयुक्त होते हैं। कहाँ पे, जिला स्तर पे। ठीक, क्लियर हो गया? ये हो गया आपका क्या, आदिवासी विकास। इसके ऊपर देखेंगे कृषि विभाग। कृषि विभाग में कृषि संबंधित समस्त कार्यों को करने के लिए कृषि विभाग होता है। इसके प्रमुख होते हैं आपके डीडी एग्रीकल्चर। ठीक है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। क्लियर? ये हो गया जिला में प्रमुख कौन, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। ठीक, इसके बाद जिला प्रशासन में राजस्व विभाग, वन विभाग, पंचायत विभाग के बाद अगर देखेंगे या उस लेवल पे देखेंगे तो सबसे बड़ा विभाग कौन सा होता है, पुलिस विभाग। मूल रूप से देखा जाए तो राजस्व विभाग और पुलिस विभाग सबसे बड़ा विभाग होता है। ठीक है, किसी भी जिला में। तो देखेंगे पुलिस विभाग में सबसे हेड कौन होते हैं भाई, एसपी साहब होंगे। एसपी साहब के नीचे कौन होंगे, एएसपी। ठीक है, एसपी साहब। फिर इसके नीचे क्या हो जाएंगे भाई, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एसडीओपी। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर ऑफ पुलिस। ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट। हमने यहाँ पे देखा राजस्व विभाग का एसडीओआर, यहाँ पे हमने देखा एसडीओ पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे हमने देखा एसडीओ फॉरेस्ट, यहाँ पे हो जाएंगे क्या, एसडीओ पुलिस। ठीक है, इसके नीचे कौन हो जाएंगे आपके, तो टीआई, फिर आ जाएंगे एसआई। ठीक है, ये क्लियर हो गया पुलिस डिपार्टमेंट। इसके अलावा आता है आबकारी डिपार्टमेंट। इसके प्रमुख होते हैं डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर। इसके अलावा सबसे बड़ा डिपार्टमेंट जो होगा ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने के लिए वो होता है आपका पंचायत विभाग।
कौन सा विभाग? पंचायत विभाग, जिसमें 2 होते हैं। एक होते हैं भाई कौन? CEO, कौन? जिला पंचायत, ठीक है, CEO जिला पंचायत, और दूसरे होते हैं CEO जनपद पंचायत, जनपद पंचायत। ये समन्वयकारी निकाय होता है, और ये क्या होता है भाई? कार्य करने वाला, वास्तविक कार्य करने वाला निकाय होता है। क्लियर? जनपद और जिला स्तर पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरे जितने भी एक जिला में कार्य करने वाले विभागों का ब्यौरा, ठीक। इसके अलावा और भी विभाग होते हैं, PHE विभाग, ऐसे करके बहुत सारे विभाग होते हैं ना, उस पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। क्लियर? आई होप आप इसको पूरा समझ पाए होंगे कि कैसे जिला प्रशासन काम करता है। अब देखिए, इतने सारे विभाग हैं आपके पास, है ना, इन सभी विभागों के मध्य सामंजस्य स्थापित कौन करेगा? तो कौन करेंगे भाई? केवल और केवल कलेक्टर साहब। क्लियर? अगर मान लीजिए किसी विभाग को किसी अन्य विभाग से कार्य है, पुलिस डिपार्टमेंट को कृषि से काम है, कृषि को आदिवासी विकास से काम है, रेवेन्यू को एजुकेशन से काम है, या किसी को भी किसी से भी काम है, तो ये सब काम जो है वो समन्वय स्थापित करना है किसको? कलेक्टर साहब को, ठीक। क्लियर है ना? तो देखिए कलेक्टर साहब की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझिए। पूरे जिले को चलाना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, साथ ही साथ अन्य विभागों के मध्य क्या करना है? सामंजस्य स्थापित करना है, समन्वय स्थापित करना है। क्लियर है? ये हो गया पूरा जिला प्रशासन, ओवरऑल जिला प्रशासन का स्वरूप, ठीक है। अगर पूछेगा जिला प्रशासन का स्वरूप तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक। अब आगे देखते हैं कि जिला प्रशासन के आखिर कार्य क्या होते हैं। देखिए, इसके इंडिविजुअल तो कार्य होते ही हैं, इसके अलावा जिला प्रशासन के और क्या क्या कार्य होते हैं ना। अगर जिला प्रशासन में किसी विभाग का कार्य मैं बोलूं तो वो अलग है, लेकिन ओवरऑल जिला प्रशासन का कार्य देखूंगा तो अलग है। अब समझते हैं जिला प्रशासन के क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले भाई आपदा प्रबंधन। देखिए समझिए, हमने देखा था कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, राजस्व विभाग होता है, तो राजस्व विभाग एक और काम करता है, इसका इसीलिए नाम होता है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। कौन सा? आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है। अब देखिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके 3 दायित्व हैं भाई। पहला दायित्व क्या हो गया? रेवेन्यू, एक एज अ रेवेन्यू ऑफिसर, दूसरे में एज अ मजिस्ट्रेट काम करेंगे जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आएगी, और तीसरा जब आपदा की बात आती है तो आपदा प्रबंधन विभाग के हेड यही होते हैं, और प्रमुख कौन होंगे? कलेक्टर साहब होंगे, ठीक। तो जब भी बाढ़, तूफान, आंधी जो भी चीज़ आएंगी, उन सब के लिए कौन जिम्मेदार है भाई? उसको हैंडल करने के लिए तो कौन जिम्मेदार है? राजस्व विभाग। हालांकि अन्य विभागों से क्या लेंगे? वो सहायता लेंगे, लेकिन मूल रूप से किनका है ये? राजस्व विभाग का है। कौन सा? आपदा प्रबंधन। अब देखिए, कई बार पूछा जाता है कि भाई आपदा प्रबंधन में जिला प्रशासन की भूमिका को समझाइए करके। क्लियर? क्या बोला जाता है? आपदा प्रबंधन में जिला प्रशासन की भूमिका को समझाइए, ऐसा प्रश्न आता है। तो देखिए, कोई भी जब आपदा आती है या जो भी आपदा आने वाली होती है, उसके लिए 3 ही चरण होते हैं काम करने से पहले, ठीक है। पहला, आपदा आने से पूर्व आपकी तैयारी कैसी है? क्लियर है? दूसरा, आपदा के दौरान आपकी तैयारी कैसी है? और तीसरा, उसके बाद आपकी क्या तैयारी है? ये 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है भाई। कोई भी आपदा आती है तो 3 ही चीज़ें महत्वपूर्ण है। अगर आपकी तैयारी उन तीनों में है तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी भाई सब ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, ठीक है। कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, तो 3 चरण में काम करेंगे आपदा प्रबंधन में। पहला कि भाई आपदा आने से पूर्व कोविड-19 में या कोरोना का तीसरी लहर आने वाली है, तो इस तीसरी लहर के पूर्व किए गए कार्य, ठीक है। उसके बाद के दौरान जब आएगा तब क्या करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अप्रोच होना चाहिए किसी भी आपदा को प्रबंधन करने में, ठीक है। अगर आपदा का मैनेजमेंट करना है तो आपका अप्रोच यही होना चाहिए। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलिए आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से। बाढ़ का, ठीक है। जब भी फ्लड आता है, तब बाढ़ आता है तब क्या होता है? देखिए, बाढ़ आता है तो बाढ़ के पूर्व आपको क्या करना है, बाढ़ के दौरान आपको क्या करना है, और बाढ़ के बाद आपको क्या करना है। तो बाढ़ के पूर्व आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जितने भी संबंधित लोग हैं जो उस बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उनको क्या करना, वहाँ से बाहर निकालना और एक सुरक्षित जगह पे रखना, ठीक है। कहाँ रखना? एक सुरक्षित जगह पे रखना, ठीक। दूसरी बात क्या हो जाएगी भाई? जन धन की हानि ना हो ये देखना, जन धन की हानि ना हो ये देखना, ठीक, लॉस ना हो ये देखना। तीसरा हम ये देखेंगे कि लोग जो हैं क्या करें भाई,
लोग जो हैं संबंधित क्षेत्र में, मान लीजिए कोई नदी है या फिर कोई नाला है जो डूब जाता है बाढ़ में, उस क्षेत्र में ना जाए, इसके लिए पहले से हम क्या करें, सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दें। ये क्या हो गए, उसके पूर्व पहले से तैयारी करना। इसके अलावा लोगों को पर्याप्त राशन उपलब्ध हो जाए, इसके लिए हम तैयारी कर लेंगे। साथ ही साथ जब लोगों को यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, सुरक्षित स्थान पे रखेंगे, तो उनके रहने के लिए क्या करेंगे भाई, हम जगह देखेंगे। क्लियर। तो ये 3-4 कार्य हैं जो हमको क्या करना होगा, उसके पूर्व करना होगा। और ये केवल बाढ़ के लिए नहीं, अपितु जितने भी आपदा आएंगे या आते हैं उन सब के लिए यही 3 अप्रोच होता है भाई। दूसरा, के दौरान। अब मान लीजिए जब बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आने के पश्चात हम क्या करेंगे, उस दौरान क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होगा, सुरक्षा। ठीक है, लोग, कोई भी लोग भाई इस बाढ़ में बह ना जाए, ठीक है, उससे सुरक्षित रहें। नदी नाला में जब बाढ़ आया है तो इस नदी नाला के पास लोग ना जाएं। ठीक है, ये उस दौरान किया गया कार्य है। और 24/7 आपके पास क्या रहना भाई, उपलब्ध रहना चाहिए, जितने भी अधिकारी हैं वो। और यहाँ पे एक टेलीफोन सुविधा भी उपलब्ध रहे, ताकि लोग क्या करें भाई, शिकायत कर सके कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है। क्लियर। ये है उसके दौरान किए गए उपाय। और इसी दौरान क्या करेंगे हम, यदि कोई व्यक्ति फंस गया है तो उसको क्या करेंगे, उस बाढ़ से बाहर निकालेंगे, और आपदा प्रबंधन के लिए जो क्षेत्र रहेगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको रखेंगे। राहत शिविर केंद्र में क्या करेंगे, उनको रखेंगे। और साथ ही साथ उनको क्या करेंगे भाई, आपको चिकित्सा वाले को ड्यूटी में लगाकर, चिकित्सा क्षेत्र में जितने भी लोग उनको ड्यूटी लगाकर इनका क्या कराएंगे, हम इलाज करवाएंगे। क्लियर है। तो ये हो गया उसके दौरान किए गए उपाय। अब देखिए, बाढ़ आने से पूर्व आपने क्या किया, बाढ़ के दौरान आपने क्या किया, अब बाढ़ खत्म हो गया, अब उसके बाद क्या। तो ऐसा नहीं कि बाढ़ खत्म हो जाने के बाद चीज़ें खत्म हो गई, उसके बाद चालू होता है महामारी, विभिन्न प्रकार के भाई दुनिया भर के सब रहेंगे वो आ जाएंगे, आपके जितने कीचड़ हैं वो बस्ती में आ जाएंगे। इन सब को करने के लिए क्या रहेगा भाई हमारा, सबसे पहले जितने भी गाद आए हैं या जितने भी कीचड़ आए हैं बस्ती में, उसको क्या करना, हटवाना, जिससे महामारी का प्रकोप ना बढ़े। साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर वगैरह क्या करना, पूरे सब जगह छिड़कवाना। ठीक है, जिससे क्या होगा, महामारी का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनका नुकसान हुआ होगा। ठीक है, क्या हुआ होगा, नुकसान हुआ होगा। इस नुकसान का क्या करना भाई, आपको आपदा प्रबंधन विभाग के तौर पर, किसके तौर पर, आपदा प्रबंधन विभाग के तौर पर RBC 64 के अंतर्गत क्या देना, सहायता राशि उपलब्ध कराना। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, ये 3 चरण है, पूर्व में, दौरान में और के बाद में। क्लियर। ये हर चीज के लिए लागू होगा भाई, चाहे कोरोना हो, कोरोना से पहले हमने क्या किया, हमारी तैयारियां क्या थी, जब लहर आ गई तीसरी लहर तब हमारे हम क्या करेंगे, और उसके बाद हमारे लिए क्या होना चाहिए। जैसे अभी दूसरी लहर भाई, सेकेंड वेव जो है गई है ऐसा बोलते हैं, तो उसके पूर्व हमने क्या किया, इस दौरान हमने क्या किया, और इसके बाद हम क्या तैयारी कर रहे हैं। ठीक। तो ये 3 चीजें हैं जो आपदा प्रबंधन में क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। और इस आपदा प्रबंधन के प्रमुख कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्लियर है। और साथ ही साथ पूरा कौन सा डिपार्टमेंट, तो राजस्व डिपार्टमेंट। ठीक। अब इसके अलावा देखते हैं सरकारी आदेश को लागू कराना। जितने मैंने पहले ही बताया, सरकार के हम क्या होते हैं भाई, सरकार के नुमाइंदे होते हैं, और सरकार के क्या होते हैं भाई, प्रतिनिधि होते हैं। इसकी वजह से जो सरकारी आदेश आएगा उसको जिला स्तर पे क्या करना, हमको लागू कराना है। ठीक है, जिला स्तर पे लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, तो जिला प्रशासन की होगी। ठीक। इसके अलावा देखते हैं तो प्रशासनिक व्यवस्था को क्या करना, बनाए रखना। जो हिरार्की है, पद सोपान का सिद्धांत है, इसको बनाए रखना भी किसकी जिम्मेदारी है, जिला प्रशासन की। ठीक। आगे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर, मैंने पहले ही बताया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई, DM की है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। ठीक। इसके अलावा विकास कार्य मैंने बताया, अगर वो एक है आपका PWD और दूसरा है आपका कौन सा, पंचायत विभाग। अगर ग्रामीण क्षेत्र में तो कौन करेगा, पंचायत विभाग क्या करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। सभी विभागों के मध्य समन्वय, हमने बताया कि भाई जिला प्रशासन का काम क्या होगा, इन सभी विभागों के मध्य क्या स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। हमने देखा भाई, देखिए जन कल्याणकारी राज्य, पब्लिक वेलफेयर स्टेट की जब बात कही जाएगी तो हमने बोला कि भाई जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है कि राज्य को कैसा राज्य बनाए, पब्लिक वेलफेयर स्टेट बनाए। और राज्य तब पब्लिक वेलफेयर स्टेट बन सकता है जब जिला क्या हो, पब्लिक वेलफेयर हो। क्लियर। तो जहाँ पे अगर जिले में लोगों की महत्ता बढ़ेगी तभी राज्य में क्या होगा, उसकी महत्ता बढ़ेगी। देखिए राज्य सरकार के विभिन्न कार्य हैं, इन सब को करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, जिला प्रशासन की। क्लियर।
ये हो गया भाई जिला प्रशासन के कार्य और ये इसके इतर अन्य कार्य, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे, अगर देखिए ये पूछता है 2 नंबर में तो वैसे ही बना लेंगे, इतना सारा कंटेंट है आपके पास। 4 नंबर में पूछेगा तब भी बन जाएगा, 8 नंबर में पूछेगा तब भी बन जाएगा। इसके अलावा अगर पूछता है कुछ कि भाई मान लीजिए जिला प्रशासन की क्या चुनौतियाँ हैं, तो आप बताएंगे ये है इनकी चुनौती। देखेंगे विभिन्न परिस्थितियों में जब आप काम करते हैं तो चुनौतियाँ आपके पास क्या क्या होती। पहला, जब आप जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं तब क्या समस्या आती है। तो सबसे पहले जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात आती है तो सबसे पहले आप समझिए इस चीज़ को कि सांप्रदायिकता, धार्मिकता, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो उस समय आपको संवेदनशील होना पड़ेगा। जैसे कई बार अभी देखे होंगे 1-2 इंसिडेंट हुए हैं जिसमें किसी उच्च अधिकारी ने किसी को थप्पड़ मार दिया या किसी शादी में जाके कोई कुछ काम कर दिए, वो क्या असंवेदनशीलता दर्शाता है, ठीक है। तो आपको जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा, संवेदनशीलता के साथ काम करना होगा। और याद रखिए जब आपके पास विभिन्न प्रकार की चुनौतियां होती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की, उस समय आपका संवेदनशील होना बहुत बड़ी चुनौती है। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारा दबाव रहता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और उस समय आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप क्या रहें, संवेदनशील रहें, कूल रहें, काम रहें। बट ऐसा होता नहीं है कई बार, और अपने आपा खो बैठते हैं, जबकि वास्तव में वो अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं। अगर उसके बाद आप मिलेंगे उन अधिकारियों से तो बहुत ही अच्छे मिलनसार होते हैं, संवेदनशील होते हैं। परंतु कई बार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जब बात आती है तो ऐसा कठोर डिसीजन लेना पड़ता है। परंतु मैं किसी भी अपने बातों में ये नहीं कहता कि वो सही है, वो गलत होता है। कभी भी हमें अपनी आपा को नहीं खो बैठना चाहिए, और जो नियम कानून में उसके हिसाब से काम करना चाहिए, और संवेदनशीलता तो बनाए रखना चाहिए, ठीक। तो जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, संवेदनशीलता को बनाए रखना, ठीक है। साथ ही साथ सांप्रदायिकता ना फैले, इस बात का हमको ध्यान रखना होता है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से क्या होता है, लॉ एंड ऑर्डर में चुनौतियां आती हैं, ठीक। इसके अलावा विकासात्मक कार्य जितने भी होते हैं उसमें भ्रष्टाचार या राजनीतिक दबाव जैसे या विभिन्न प्रकार के दबाव समूह होते हैं, उनके माध्यम से इस कार्य को करने में क्या होता है, समस्या आता है। साथ ही साथ देखेंगे पब्लिक वेलफेयर स्टेट की जब बात चलती है, हम बोलते हैं कि भाई एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे, और अगर उस लोक कल्याणकारी राज्य में लोग सेंटर पे नहीं आएंगे तो आप कैसे इसको बना सकते हैं। और लोग क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि अशिक्षा, आप देखेंगे अशिक्षा, क्षेत्रीयता की भावना होती है। सबसे बड़ी बात आप देखिए, किसी क्षेत्र में आप जाएंगे, आप मान लीजिए एक कलेक्टर हैं, ठीक है, आप अच्छे से काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र में, और अगर उस क्षेत्र का अन्य प्रभावशील व्यक्ति आपके अगेंस्ट में बोल देगा कुछ, तो लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। समझ रहे बात को। आपकी मंशा कितनी अच्छी क्यों ना हो, अगर उस क्षेत्र का प्रभावशील व्यक्ति आपके अगेंस्ट में बोल दिया तो व्यक्ति उसी के साथ चले जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है भाई, याद रखिए। जब भी हमें बात आती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात हो या विकास कार्य करने की बात हो, तो समस्या यहीं पे है कि जब बात आती है विकास कार्य करने की तो क्या होता है भाई, एक प्रशासनिक अधिकारी अगर कोई कार्य बोलता है तो क्या होता है, वहाँ पे दिक्कत होता है। लेकिन एक प्रभावशील व्यक्ति अगर लोगों को समझाता है तो उसकी ओर वो मान जाते हैं। क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या, विकास कार्यों में चुनौती, ये हो गया आपका पब्लिक वेलफेयर स्टेट, और अंत में है मैंने बताया कि संवेदनशीलता। आप कितने भी कठिन कार्य क्यों ना करें, आपकी संवेदनशीलता समाप्त नहीं होनी चाहिए, ठीक। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। ये है आपका जिला प्रशासन के कार्य और उस कार्य को करने के दौरान होने वाली चुनौतियाँ, ठीक है। चलिए, आई होप आप सब समझ गए होंगे। थैंक यू।